नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। नोट्स आप लोग बहुत अच्छे से बना रहे होंगे और नोट्स बनाने में शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नोट्स बनाने भी चाहिए अच्छे से। अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो नोट्स का फ़ायदा ये होगा कि आपका क्विक रिवीजन एग्ज़ाम के समय पे आपके नोट्स से ही हो पाता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है भाषा व अन्य भारतीय भाषाओं का विकास। अन्य भारतीय भाषाओं का विकास या भाषा व हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, विकास इसे हम लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं भाषा व हिंदी भाषा का विकास। भाषा व हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जो हमारा जो चला हुआ है भाषा व हिंदी भाषा का विकास। अब देखिए, हमने अब तक भाषा के विकास के बारे में बहुत अच्छे से बात की थी। अब हम हिंदी के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और किसी को भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो क्वेश्चन आंसर उठा सकता है। इससे जो पहले साल जो अब से पहले जो यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए थे या लेखपाल के जो एग्ज़ाम हुए थे, आप उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर को गूगल से डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हैं। डाउनलोड करिए और देखिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन ना बने तो मुझे कह देना। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। हमने जो देखा था कि हिंदी का विकास क्रम कैसे चला था, मैंने कहा था वैदिक संस्कृत। क्या था? वैदिक संस्कृत। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये आप लोगों के काम का है, रिविजन हो रहा है। ठीक है ना, वैदिक संस्कृत। फिर क्या था, मेरे साथ साथ बोलिए, लौकिक संस्कृत। उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। क्या था? अपभ्रंश। और यही हमारा टॉपिक चला हुआ था। अपभ्रंश से क्या बना? आवट, कुछ समय के लिए, और फिर आपका क्या? हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश से आवट और आवट से हिंदी का विकास हुआ। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है अपभ्रंश। और मैंने कल आपको कहा था कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल में अच्छी तरह बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा कल। ये आपका बस रिवीजन था। अगर किसी को रिवीजन करने में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे पढ़ना भी नहीं चाहिए। फ़ायदा क्या, पढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो बार बार रिवीजन मांगता है और पीछे से कनेक्ट करना मेरा काम है ताकि मैं आप लोगों को कनेक्ट कर सकूँ। जितने बच्चे मुझे देखते हैं मैं उनका भरोसा ना तोड़ूँ, और मैं ऐसा नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मैंने 37 क्वेश्चन की गारंटी ली है ऐसे। ठीक है, और बस 2-3 दिन की बात है। आज 2-3 दिन की बात है, शायद 2-3 दिन की बात है। उसके बाद डिजिटल बोर्ड आ जाएगा और मैंने ऑर्डर कर दिया डिजिटल बोर्ड का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा और उसमें क्या होगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर लगवाऊंगा मैं, और मैं ये साबित कर दूंगा कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं या नहीं बनते हैं। मैं ये साबित कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से देख सकते हो उसे। बस 2-3 दिन की बात है, क्वेश्चन आंसर लगाऊंगा और मैं साबित कर दूंगा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर कितना जाता है और कितना बाहर नहीं जाता है। ठीक है, और ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। मेरा काम है पूरी ईमानदारी से पढ़ाना। मैं अपने कर्तव्य से, अपने काम से, अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा काम है ईमानदारी दिखाना। जितने बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट करना। जितना भी मैं बेस्ट कर सकूं उतना कर सकूं, जितनी भी अपनी जान लगा सकूं उतनी लगा दूं। ये मेरा काम है। बस आप लोगों का काम है शेयर करना और अच्छे से नोट्स बनाना और पढ़ाई करना, क्योंकि शेयर करने से हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। चलिए, अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ रूप। क्या? आप बोलोगे सर कल ये भी लिखवा दिया था, बिगड़ा हुआ रूप। अब समझिए आराम से। ठीक है, लिखवा दिया था नहीं लिखवा दिया था बाद में देखेंगे। बिगड़ा हुआ रूप, या हम कह सकते हैं पथ से भटका हुआ।
पथ से भटका हुआ। अब एक बात बताइए, अगर आप लोग कहीं जा रहे हो घूमने के लिए और आप अपने पथ से भटक जाओ, आप इस रास्ते पे गए थे, ठीक है, ये आपकी मंजिल थी, आप पहुंच गए और वापस यहाँ से चल दिए। यहाँ जाने के बाद किसी ने आपसे कहा या किसी कारणवश आपको कुछ भी हुआ, आपने सोचा कि चलो यार कोई नया रास्ता देखते हैं, और आपने ये रास्ता पकड़ लिया। कुछ समय के बाद इस रास्ते से बहुत सारी शाखाएं कट गई, ठीक है, बहुत सारी शाखाएं कट गई। अब ये बताइए क्या यही अपभ्रंश है? यही अपभ्रंश है। जब इससे शाखाएं कट गई तो इसका मतलब ये भी तो एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, इससे भी कोई मंजिल मिलेगी, इससे भी कोई मंजिल मिलेगी, कोई किसी ना किसी, मैं ये नहीं कह रहा जहां आप जाना चाह रहे हो वहीं पे ये पहुंचा देगा, लेकिन किसी ना किसी मंजिल तक तो जाओगे ना भाई। रास्ता है तो कहीं तो लास्ट होगा, उसका अंत कहीं तो होगा, रास्ता है तो अंत भी होगा उसका। उसी प्रकार पथ से भटकना, अर्थात यह पथ से भटका हुआ था। जब अगर बात करें हम जब अपभ्रंश का काल था, आधुनिक भाषाओं का जब विकास नहीं हुआ था, जब आधुनिक भाषाओं का विकास नहीं हुआ था तो उत्तर भारत में जो बोलचाल के लिए और साहित्य के लिए प्रमुख भाषा थी वो अपभ्रंश थी। क्या थी? अपभ्रंश थी। जब हिंदी की जो आधुनिक भाषाएं थी उनका अपभ्रंश का काल कब आया है? अपभ्रंश आया है प्राकृत के बाद। किसके बाद? प्राकृत के बाद। और प्राकृत के बाद क्या था? अपभ्रंश था। क्या था? अपभ्रंश, अर्थात भाषा कुछ समय के लिए अपने पथ से भटक गई थी, ठीक है ना, तो अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद क्या था? हिंदी, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आवट था, उसे छोड़िए कुछ देर के लिए। अपभ्रंश के बाद क्या बना था? हिंदी, ठीक है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भाषाओं का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले जब आधुनिक भाषाओं का विकास नहीं हुआ था तो उससे पहले बोलचाल के लिए, क्या? बोलचाल के लिए, ठीक है, या आपके वार्तालाप कह सकते हैं, वार्तालाप के लिए, साहित्य के लिए, किसके लिए? साहित्य के लिए, बोलचाल के लिए, साहित्य के लिए जिस भाषा का उत्तर भारत में अधिक प्रयोग होता था वह था अपभ्रंश। क्या था? अपभ्रंश था। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहे तो अपभ्रंश क्या होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषाओं के, जो आर्य भाषा थी भाई, ये आर्य भाषाओं के अंतर्गत थी सारी भाई। आर्य भाषाओं में आपकी जो प्राचीन आर्य भाषा थी, मध्यकालीन आर्य भाषा थी, जो प्राकृत था, ये मध्यकालीन आर्य भाषा में था ना, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम अपभ्रंश की बात करते हैं तो ये है कि अपभ्रंश भारतीय भाषाओं के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। क्या है? भारतीय भाषाओं के, आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, ठीक है ना भाई। ये क्या था? पहले जो प्राचीन आर्य भाषा थी वो क्या थी? आपकी थी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद जो थी आपकी मध्यकालीन आर्य भाषा, क्या थी? पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद सीधा क्या आया था? आपका आधुनिक हिंदी आ गई थी। क्या? आधुनिक हिंदी आ गई थी, ठीक है ना, आधुनिक हिंदी आ गई थी ना। तो मैंने भी तो यही कहा है कि जो अपभ्रंश है वो आर्य भाषाओं के मध्यकाल की अंतिम अवस्था थी। क्या थी? अंतिम अवस्था थी, ठीक है ना, अंतिम अवस्था थी, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की जो कड़ी थी वो थी अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ अर्थात भाषा कुछ समय के लिए अपने पथ से भटक गई थी, इसीलिए अपभ्रंश के द्वारा अन्य भाषाओं का विकास हुआ है। अब मैं बताता हूं किस तरह से। पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर किसी को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो वो समझ जाएगा। और ये वो चैप्टर है, अगर मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूँ, कुछ भी, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अगर मैं कुछ भी, आपके एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं होगा ना, आपके एग्जाम से नहीं जुड़ेगा, तो जरूरी है कि उतना पढ़ाना जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जितना आवश्यक है आप लोगों के लिए समझना, आप लोगों के लिए जरूरी है। अब देखिए इसके डेफिनेशन लिखते हैं। अपभ्रंश, क्या? अपभ्रंश, जो अपभ्रंश था आधुनिक भाषाओं, अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले के
उदय से पहले, उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल, क्या, बोलचाल व साहित्य रचना के लिए प्रमुख भाषा थी, क्या थी, प्रमुख भाषा थी। ठीक है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहना चाहें, अगर हम सोचते हैं कि इसे कुछ और अच्छी तरह से डेफिनेशन किया जा सकता है, कुछ और तरह से इसे बताया जा सकता है, तो लिखिए अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के, अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। ठीक है, मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, बिल्कुल सही भाई। आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था, उसके बाद आधुनिक भाषाओं का विकास हो गया था। अगर हम बात करें, कुछ और लिख लीजिए, किसी और शब्दों में अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो और शब्दों में अपभ्रंश को समझ लीजिए। ठीक है, अपभ्रंश में जैसे अपभ्रंश, जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश प्राकृत व आधुनिक भाषाओं के बीच की प्रमुख कड़ी है। ठीक है ना, अपभ्रंश प्राकृतिक व आधुनिक भाषाओं के बीच की प्रमुख कड़ी है। ठीक है, अब मैंने इसकी तीन डेफिनेशन आपको लिखवा दी है ताकि आप लोगों को कैसे भी समझ में आना चाहिए। भाई अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ, किसका, हिंदी का विकास हुआ। तो अपभ्रंश एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्योंकि अपभ्रंश के द्वारा भारत की कई भाषाओं का विकास हुआ। क्या, अपभ्रंश के द्वारा कई, जब पथ से भटका कोई यात्री, अपने पथ से भटने का मतलब क्या है, किसी मार्ग पे अलग अलग रास्तों में चला जाएगा, तो पथ से भटक गया ना, अलग अलग रास्तों का विकास हुआ ना, उसने अलग अलग रास्ते देखे ना। तो इसी तरह जब अब भाषा अपने पथ से कुछ समय के लिए कभी इधर भटक गई तो क्या हुआ, उससे कई भाषाओं का विकास हुआ। तो अपभ्रंश के द्वारा कई भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, अब लिखिए, अब आप समझ गए ना कि अपभ्रंश का मतलब क्या था। अपभ्रंश का मतलब ही है कि पथ से भटका हुआ या बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है ना, तो अपभ्रंश के द्वारा कई भाषाओं का विकास हुआ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अब देखिए, है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सॉरी, तो मैंने कहा था कि अपभ्रंश के द्वारा कई भाषाओं का विकास हुआ है। लिखिए, अपभ्रंश का जो काल था वो था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अगर अपभ्रंश की बात करता हूं तो मैंने कहा है कि अपभ्रंश से कई भाषाओं का विकास हुआ है। मैं दोबारा कह रहा हूं, बिगड़ा हुआ रूप या पथ से भटका हुआ। ठीक है, नंबर 1 पर लिखिए शोर सैनी अपभ्रंश, शोर सैनी अपभ्रंश। दोस्तों, जितना भी मैं आपको कराऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस उसमें ये मत सोचना कि उसमें भी आप लोग कुछ नोट छाट लो, कुछ और शॉर्ट कर लो उसे, वो शॉर्ट नहीं होगा, उसे शॉर्ट करने की कोशिश मत करना बस। तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इसमें कुछ शॉर्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं, और शॉर्ट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसे शॉर्ट मत करना कि इसमें से भी आप वो हाईलाइटर लो और हाईलाइट करते चलो कि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखवाया जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो शोर सैनी अपभ्रंश आपसे क्या पूछ सकता है कि शोर सैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, या भाषाओं के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि किस भाषा का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश से कई भाषाओं का विकास हुआ, मैंने कहा, तो शोर सैनी अपभ्रंश, क्या शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ आपका हिंदी का विकास। किसका, आपका हिंदी, राजस्थानी, हिंदी राजस्थानी, गुजराती और हरियाणवी। क्या
क्या हुआ? हरियाणवी। भाई हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और हरियाणवी इन सभी का विकास किस भाषा से हुआ है? शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगर बात करते हैं मागधी अपभ्रंश से, नंबर 2 मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से हुआ है आपका बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। क्या? बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। क्या? बंगला। बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला इन सभी भाषाओं का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगर बात करते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश, क्या? अर्धमागधी अपभ्रंश या अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। किसका? पूर्वी हिंदी जो बनी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी है। मैं इनके क्षेत्र लिखवा दूंगा, वे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में ये इनके जो क्षेत्र होंगे, लेकिन मैं वे क्षेत्र लिखवाऊंगा जो उत्तर प्रदेश में बोले जाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश का होगा, इसलिए मैं वे क्षेत्र लिखवाऊंगा जो उत्तर प्रदेश में बोले जाते हैं। लेकिन लास्ट में एक चार्ट बनवा दूंगा मैं आपको, मैं लिखवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अर्धमागधी हो गया। नंबर 4 पर लिखिए खस। क्या? खस अपभ्रंश। पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ? खस अपभ्रंश से। अगर फिर बात करते हैं हम किसकी? ब्रांचड़ की। क्या? ब्रांचड़ की बात करते हैं तो ब्रांचड़ अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? सिंधी भाषा का। किसका? सिंधी भाषा का। किसका? सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रांचड़ अपभ्रंश से। अगर बात करते हैं पैशाची, क्या? पैशाची अपभ्रंश। तो पैशाची अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? पंजाबी, पंजाबी व लहंदा। लहंदा। और फिर अगर हम बात करते हैं, पैशाची हो गया आपका, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्री, महाराष्ट्री अपभ्रंश। किसका? मराठी भाषा का विकास हुआ है। मराठी भाषा का विकास हुआ है। अब एक बात देखिए, मैंने कहा था कि जब भाषा अपने पथ से भटक गई तो वह कई रास्तों से होकर निकली, जिससे कई भाषाओं का विकास हुआ। और अपभ्रंश के द्वारा कई भाषा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी या फिर राजस्थानी या फिर गुजराती, हरियाणवी, इनमें से किस भाषा का विकास आपका शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो आप क्या बोलोगे? इन सभी का विकास। ये आपसे पूछ सकता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो आप कह सकते हो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अगर किसी को भी ट्रस्ट नहीं है तो क्वेश्चन देख सकता है। ठीक है, आपसे घुमा के कैसे भी पूछ सकता है कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है या अपभ्रंश का समय काल क्या होता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप या पथ से भटका हुआ, ये रूप अपभ्रंश का अर्थ होता है। अगर बात करते हैं किन किन अपभ्रंश से किस किस भाषा का विकास हुआ है या किस किस भाषा का विकास किस किस अपभ्रंश से हुआ, ये सब आपको लिखवा दिया गया है और समझा भी दिया गया है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख लिया आपने कि अपभ्रंश से किस किस भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपभ्रंश को। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। मैं दोबारा से बता देता हूं कि अपभ्रंश होता है शोरशैनी अपभ्रंश से हिंदी का, राजस्थानी का, गुजराती का और हरियाणवी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से हुआ है बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। खस अपभ्रंश के द्वारा पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। ब्रांचड़ अपभ्रंश से सिंधी का और पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी का और महाराष्ट्री अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? मराठी भाषा का विकास हुआ है। किसका? मराठी भाषा का विकास हुआ है। किसका? मराठी भाषा का। ठीक है, मैंने आपको सारे अपभ्रंश लिखवा दिया। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है
देखिए इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैंने बता दिया है, आप लोग एग्जाम चेक कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे आसानी से। आप बस अच्छे से नोट करते रहिए और अपने बड़ा भाई मानते हो या दोस्त, बस ट्रस्ट रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। ये अपभ्रंश हमारा क्लियर हुआ और मैंने अपभ्रंश को आपको बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की है। अपभ्रंश का अर्थ बताया है, अपभ्रंश क्या होता है, कैसे पद से भट का और कैसे कैसे इससे अन्य भाषाओं का विकास हुआ। अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैंने बताया था कि गांव से बनेगा कस्बा, क्या बनेगा, गांव से बनेगा कस्बा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और कस्बे से बनेगा जिला, ठीक है। अगर मैंने इसी प्रकार बताया था कि बोली जो होता है वो छोटा क्षेत्र होता है, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है बोली। फिर उपभाषा वे होती है जिन भाषाओं का विकास, और उपभाषा से बनेगा भाषा। जिन भाषाओं का जो विकास हुआ है उनका स्रोत एक ही होता है, क्या, उनका स्रोत एक ही भाषा होती है, क्या होती है, एक ही भाषा उनका स्रोत होती है, लेकिन अलग अलग हम उन्हें जानते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत छोटा होता है और यह स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है, इसमें न रचनाएं होती न इसकी कोई लिपि होती। जबकि उपभाषा जो होती है इसमें साहित्य रचना होती है और यह बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें साहित्य रचना होने लगती है और इसके लिए एक लिपि भी होती है। और भाषा को आप लोग जानते हो कि इसका क्षेत्र विशाल होता है, जैसे हमारी हिंदी है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है। साहित्य रचना अन्य सभी चीज़ें भाषा में होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने आपको जो बताया था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिंदी की 5 उपभाषा व 17 बोलियाँ है। आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी की, ये सबसे पहले तो ये इसी क्वेश्चन बनने के आसार रहेंगे कि हिंदी की कितनी भाषा है या कितनी उपबोलियां है, ठीक है, कितनी बोलियां है। लिखिए, हिंदी की 5 उपभाषा है, कितनी, 5 उपभाषा व 17 बोलियां है, 17 बोलियां है, कितनी, 5 उपभाषा व 17 बोलियां है, ठीक है। कितनी, 5 उपभाषा और 17 बोलियां है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा वो कि हिंदी की कितनी बोलियां है, तो आप बताओगे कि हिंदी की 17 बोलियां है और उपभाषा कितनी है, वे 5 है। अब इन भाषाओं में जिनके क्षेत्र उत्तर प्रदेश में होंगे उनको मैं आपको अलग से कराऊंगा, मतलब किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, उस बोली का क्षेत्र कौन सा है, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा, लेकिन वो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। लिखिए, हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां कौन सी हैं। हिंदी की पश्चिमी हिंदी, क्या, सॉरी, हाँ, पश्चिमी हिंदी, क्या हुआ, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है भाई। पश्चिमी हिंदी क्या है, हिंदी की एक उपभाषा है और मैंने आपको बताया था कि एक उपभाषा के अंतर्गत एक से अधिक बोली हो सकती है, एक से अधिक बोली के क्षेत्र हो सकते हैं। अब ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है कि एक उपभाषा के अंतर्गत एक से अधिक बोली के क्षेत्र हो सकते हैं, एक से अधिक मतलब 2, 3, 4, ठीक है ना। तो हिंदी की 5 उपभाषा मैंने कहा है, नंबर 1 पर उपभाषा कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। हिंदी भाषा है और इसकी उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी। हिंदी पूरी नॉर्थ बेल्ट में, क्या पूरे इंडिया में बोली जाती है, लेकिन इसकी एक उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी। अब लिखिए इसकी बोली, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे याद करना। कब कब है, कब कब है भाई, KBH कितनी बोली है, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये लिखिए आप, कन्नौजी, क्या हुआ, कन्नौजी, बुंदेली, के से कन्नौजी, बी से बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली, के से खड़ी बोली, क्या, खड़ी बोली, ठीक है। कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और बी से होगी आपकी, एच से तो हरियाणवी हो जाएगी और बी से होगी आपकी बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और आपकी हो जाएगी ब्रज भाषा, क्या, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और एच से क्या हो जाएगा, मैं एच यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से हटा के,
ठीक है, उसे वहाँ पे भी लाइन लिख दीजिए और यहाँ पे भी लिख लीजिए। एक ही बात है, एच से होगा आपकी हरियाणवी। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी हिंदी क्या है। पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है, उसके अंतर्गत जो बोली है वो कितनी है, 5 बोली है। अब ये यूपी में बोली जाने वाली बोलियां है, मैं इनके लिए आपको अलग से बताऊंगा कि कन्नौजी के क्षेत्र कौन से हैं, बुंदेली के क्षेत्र, खड़ी बोली के, ब्रज भाषा के और हरियाणवी के क्षेत्र कौन से हैं। ये सब मैं आपको अलग से चार्ट में करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र कन्नौजी का है, या इनमें से कौन से क्षेत्र में कन्नौजी बोली जाती है, या कौन से में कन्नौजी नहीं बोली जाती है, आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको अलग से चार्ट बना के करवा दूंगा। कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। अब खड़ी बोली की बात करते हैं तो इसे एक नाम से और जाना जाता है, कोरवी। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है कोरवी। अगर हरियाणवी की बात करते हैं तो हरियाणवी को कहा जाता है वागरू। क्या कहा जाता है, हरियाणवी को कहा जाता है वागरू। ठीक है, क्या कहा जाता है, वांगरू, या क्या कहा जाता है दूसरा, देशाणी। क्या, देशाणी। एक नाम और है इसका, देशाणी। ठीक है, हरियाणवी को क्या कहा जाता है, हरियाणवी को कहा जाता है बागरू या फिर देशाणी। ये इनके लोकल नेम है, ये इनके लोकल नेम है जो आपको एग्जाम में वो दे के पूछ सकता है। हरियाणवी ना दे के वो आपको वागरू कह सकता है कि किस भाषा को वागरू भाषा के नाम से जाना जाता है, वांगरू भाषा के नाम से जाना जाता है, या फिर देशाणी भाषा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी है, हरियाणवी। पश्चिमी हिंदी 5 उपभाषाओं में से एक है पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत 5 उपबोलियां है। कितनी, 5। कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। ठीक है, नंबर 2 पर आप लिखिए, नंबर 2 पर आपका होगा पूर्वी हिंदी। क्या होगा, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, इसकी ट्रिक होगी ABC। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हम जानते हैं कि हमारा नाम बड़ा नहीं है, हम जानते हैं कि हमारी पहचान बड़ी नहीं है। हमें पता है कि हमारा ना नाम बड़ा है, ना हमारी पहचान बड़ी है, ना हमें ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन शुरुआत हर किसी की 0 से होती है। कहाँ से, 0 से हर किसी की शुरुआत होती है। तो हम भी आज 0 है, लेकिन आपका साथ होगा तो 0 से ऊपर भी बढ़ेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई नहीं जानता हमें, कोई नहीं पहचानता हमें, लेकिन हमारा संघर्ष, हमारी मेहनत, उम्मीद करते हैं कि हर कोई जानेगा। आपका साथ होगा तो सब जानेंगे, आपका परिवार, आपके इस परिवार को सब पहचानेंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई नहीं जानता या भी कोई नहीं पहचानता तो हम कुछ भी पढ़ा देंगे आप लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है, मेहनत हम भी करते हैं और उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाते हैं जितना बेस्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। और इसका रिजल्ट आपको जब पता चलेगा जब आपका एग्ज़ाम होगा कि हाँ जो पढ़ाया है वो गलत है या सही है। ठीक है, उसका पता जब चलता है कि जिसको भाई बोला है, जिसको दोस्त माना है या जिसको गुरु माना है, उस पर ट्रस्ट किया था, वो कितना अच्छा है या कितना नहीं है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो आज के लिए सेशन यहीं तक रखूंगा मैं। 2 मिनट आपसे कुछ बात कर लेता हूं। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो कुछ बातें आप लोगों से हो जाएगी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग लास्ट तक देखोगे। अभी हमारी जो आगे का टॉपिक है वो बचा हुआ है। मैं चाहता हूं कुछ जल्दबाजी ना हो, और 2-3 दिन के अंदर आपका डिजिटल बोर्ड जैसे ही आ जाता है आपको क्वेश्चन आंसर की चीज़ लगवा दी जाएगी, और पीडीएफ भी आप लोगों को साथ टू हैंड आप लोगों को पीडीएफ दी जाएगी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि नाम बड़ा नहीं है, हमारी पहचान इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मेहनत करने का जज्बा है। हम मेहनत करना जानते हैं और मेहनत कराना भी जानते हैं। बस आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेहनत हम इतनी कर लेंगे कि आपके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। और वैसे भी कोई नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका नाम खराब हो। सब चाहते हैं कि अपनी जो मेहनत की गई है वो आप लोगों के काम आ सके। अगर हम मेहनत ना करते तो फिर
ऐसे अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, तो उसके पीछे मेहनत होगी, जब भी तो आप लोगों को बता रहा हूँ ना। ऐसे ही थोड़ा कोई टाइम वेस्ट करता अपना, है ना। आप लोगों के लिए सब कुछ है, अगर आपकी सपोर्ट रही तो सब कुछ अच्छा होगा और सब लोग आपको जाने, हम ही जानेंगे, आपके परिवार को जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।